LT ग्रेड, UP TGT, NVS, KVS, UGC नेट की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ लेकर आज की ट्राउन सीरीज, जो ट्राउन्स ड्रिल है 31। और इस ड्रिल में हम देखेंगे ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों आज कुछ व्यस्तताओं के कारण आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ और आज की क्लास में लेकिन कंटेंट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है उससे कंप्रोमाइज़ नहीं है। पहले क्वेश्चन को आइए देखते हैं सभी। एवरीबडी ज्वाइंस हैंड्स एंड डांसेस राउंड। यहाँ राउंड क्या है, कौन सा फिगर आप इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है राउंड, आपको बताना है। एवरीबडी ज्वाइंस हैंड्स एंड डांसेस राउंड नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है आप लोगों को बताना है। आप लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, चूँकि प्रीमियर हो रहा है आप लोग फॉरवर्ड करके नहीं देख पाएंगे, तो इसको रिस्पॉन्ड करते जाइए, जवाब देते जाइए एज इफ़ यूजुअली यू डू इन लाइव क्लासेस। और अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहाँ पर एडवर्ब बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन देने का चलन बढ़ा है। एक ही वर्ड कई पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है, राउंड कई पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है, उसको करवाया भी जा चुका है ऐप पर, तो उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। द स्पीकर वॉज नॉट ओनली स्लो बट आल्सो इनऑडिबल एज वेल। यहाँ पर बताइए क्या प्रॉब्लम है, किस पार्ट में प्रॉब्लम है। द स्पीकर वॉज नॉट ओनली स्लो बट आल्सो इनऑडिबल एज वेल, नो एरर। क्या होगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर सी पार्ट में एरर है। सी पार्ट में क्या एरर है, नॉट ओनली बट आल्सो का कंस्ट्रक्शन है, यहाँ एज वेल की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप ध्यान से देखिए, ये देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन लिख रखा है, एज वेल का प्रयोग सुपरफ्लुअस है, अनावश्यक है, इसे हटाना पड़ेगा क्योंकि नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग होता है। ध्यान रखिए, नॉट ओनली बट आल्सो पर्याप्त है, एज वेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होगी आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ABCD 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अगर हम पेट्रार्कन सोनेट की बात करें दोस्तों, तो इसकी राइमिंग स्कीम आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ABBA, CDE ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। Which of the following statements about lyric from form of poetry is not correct? कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है लिरिक फॉर्म ऑफ पोइट्री के बारे में। A lyric poem may be a brief expression of a mood, ये तो सही लग रहा है। The Greek identified the lyric as a song rendered to the accomplishment of a lawyer, बिल्कुल सही है। It usually expresses the feelings and thoughts of a speaker, बिल्कुल सही है। It contains 14 lines, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, तो यहां पर डी आपका आंसर हो जाएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज फर्स्ट यूज बाय, पहली बार किसके द्वारा यूज किया गया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। तो यहां पर विलियम जेम्स अनडाउटेडली सही हो जाएंगे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस टर्म का पहली बार यूज किया विलियम जेम्स ने। A tale of revenge, the protagonist meets with his father's ghost and plots to take revenge against the man who killed him and married his father's widow. ये पूछा गया है कि किस प्ले के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक इट इज़ a story of a revenge, the protagonist meets with his father's ghost and plots to take revenge against the man who killed him and married his father's widow. यहाँ पर अनडाउटेडली जो अपने पिता के भूत से हैमलेट मिलता है और बदला लेने के लिए प्लॉट करता है, मीन्स कॉन्स्पायर करता है। प्लॉट करना मीन्स कॉन्स्पायर करना यहाँ पर है, ध्यान में रखिएगा, मतलब साजिश करना। और उसके जब वो चाचा था उसने उसकी माँ से शादी कर ली थी। तो ये सब कंटेंट किसका है, हैमलेट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इयर्स इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री बिटवीन 1649 to 1660 आर नोन एज। तो ये बहुत फेमस ड्यूरेशन है। अगर आप देखेंगे 1649 to 1660, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर हो जाएगा बी, कॉमनवेल्थ पीरियड। बी इज द राइट आंसर। ओके,
Let's come to the question number 8. 5 years ago from today, I'm sitting in a small Japanese car driving across Poland towards Berlin. इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? तो 5 years ago यहाँ पे आया, इसका मतलब पास्ट का संकेत दे रहा है, तो यहाँ पर वॉज सिटिंग होगा, आई एम सिटिंग नहीं, आई वॉज सिटिंग सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं। आई एम सिटिंग के बदले वॉज सिटिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य के प्रारंभ में 5 years ago का प्रयोग है, जिससे पता चलता है कि जारी घटना 5 साल पहले की है। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आ जाइए। आने वाले दिनों में जब एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक होंगे, जितनी भी पीडीएफ्स हैं ज़रूरी, वो टेलीग्राम पर दी जाएंगी। जो एमसीक्यूज़ ज़रूरी कराए जाते हैं वो टेलीग्राम पर कराए जाते हैं। बस आपको टेलीग्राम पर जाके सर्च करना है @बसु, हमारा चैनल द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश खुल के आ जाएगा, द वॉरियर्स। और अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये चैनल जो आप देख रहे हैं द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश, इसमें क्या करना है आपको, इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने कुछ दोस्तों में, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए जो आपकी जान पहचान में लिटरेचर की तैयारी करने वाले लोग हैं, ग्रामर की तैयारी करने वाले लोग हैं। Who wrote Milton was a true poet and the devil's party without knowing it? तो ये बहुत ही एक फेमस स्टेटमेंट है। अगर मैं इसकी बात करूँ क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 में विलियम ब्लेक का ये स्टेटमेंट है कि मिल्टन वॉज ए ट्रू पोएट एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। पता भी नहीं था उन्हें, लेकिन वो डेविल्स की पार्टी में थे, ऐसा कहा विलियम ब्लेक ने। ये देखिए, यहाँ पर आपको क्या बताना है, ग्रुप ऑफ फॉक्सेस। ग्रुप ऑफ फॉक्सेस क्या होगा, अकास्ट, जो ग्रुप में फॉक्सेस हैं उन्हें क्या कहेंगे? ये देखिए, ये जो फॉक्सेस हैं, ये जब ग्रुप में होती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं आपको बताना है। ये जब एक साथ होती हैं तब इनके लिए एक वर्ड आता है, वो क्या है आप बताइए? कास्ट कहा जाएगा, स्कल्क कहा जाएगा, शोल कहा जाएगा, या स्कूल कहा जाएगा? ग्रुप ऑफ फॉक्सेस, यू हैव टू आंसर इट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही माने जाएंगे। अ स्कल्क इज कॉल्ड व्हेन द फॉक्सेस आर इन ग्रुप, देयर ग्रुप विल बी कॉल्ड स्कल्क। चूज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चूज करना है। इसमें देख लीजिए, 2-2 करके हम आपको दिखाएंगे। विलियम कैक्सटन प्रिंट्स द फर्स्ट इंग्लिश बुक, विलियम शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो, जॉन मिल्टन एरोपेजेटिका, टोटल्स मिसैलिनी। क्रम बताना है, किसमें क्रम सही है। आप पहले को भी देख के क्रम, अगर आपको याद है डेट, तो निर्धारित कर सकते हैं। दूसरे में पहले दिया हुआ है टोटल्स मिसैलिनी। ओके, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, विलियम शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो, विलियम कैक्सटन प्रिंटेड द फर्स्ट इंग्लिश बुक, जॉन मिल्टन एरोपेजेटिका। थर्ड ऑप्शन में विलियम Caxton printed the first English book, Turtles Miscellany, Songs and Sonnets, William Shakespeare's first folio, John Milton's Areopagitica। फोर्थ ऑप्शन में ये क्रम दिया हुआ है, विलियम शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो, जॉन मिल्टन्स एरोपेजेटिका, विलियम कैक्सटन प्रिंट्स द फर्स्ट इंग्लिश बुक, टोटल्स मिसैलिनी, सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स। तो कौन सा सीरियल सही होगा, कौन सा क्वेश्चन है ये? अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है कौन सा सही ऑर्डर में दिया हुआ है, सही क्रम में दिया हुआ है। और ये बहुत ज़रूरी है, जो ये प्रश्न उतना ज़रूरी नहीं है, इस तरह से हो सकता है ना आए, लेकिन विलियम कैक्सटन प्रिंट्स द फर्स्ट इंग्लिश बुक, ये पूछा जा सकता है कब पहली बार प्रिंट हुई फर्स्ट इंग्लिश बुक, या विलियम शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो पूछा जा सकता है। जॉन मिल्टन एरोपेजेटिका कब पब्लिश हुई, ये पूछा जा सकता है। टोटल्स मिसैलिनी तो पूछा जाता है। तो ये सब इसलिए आपको एक तरह का रिमाइंडर है कि आप इस तरह के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिटरेचर के, उनको तैयार करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन, जो तीसरा ऑप्शन है, बिल्कुल सही होगा। ये वाला क्रम सही है। ये देखिए, विलियम कैक्सटन प्रिंटेड द फर्स्ट इंग्लिश बुक, टोटल्स मिसैलिनी, सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, विलियम शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो, जॉन मिल्टन एरोपेजेटिका। ये ध्यान में रखिएगा, ये क्रम सही है। और जो बुक्स आपको बताई हैं, खासकर जितने लोग ऐप से जुड़े हुए हैं उनको बुक्स बताई जा चुकी हैं, उन बुक्स को देखते रहेंगे आप, तो कभी ये सब डाउट होगा ही नहीं। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी गार्बोटक वॉज लेटर गिवन द टाइटल। बाद में इसको क्या टाइटल दिया गया गार्बोटक को, जो कि फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 12 में सी ऑप्शन जिन लोगों ने भी चुना है वो सब के सब सही हैं, जिनके मन में सी ऑप्शन का ख्याल आया है, फेरेक्स एंड पोरेक्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
It is used at the end of a sentence. While using it in a sentence, it denotes that the sentence had given complete meaning. It is also called a period. अब बताइए इसे पीरियड भी कहा जाता है। ये पंक्चुएशन से क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर पंक्चुएशन पे कराइए। जितनी मॉक ड्रिल हमने कराई है, यूट्यूब मॉक ड्रिल, पेड मॉक ड्रिल या ट्राउंस ड्रिल्स में करा रहा हूँ, इन सब में पंक्चुएशन कराया गया है। पंक्चुएशन कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि उस पर स्पेशली ऐसे ही तैयार होगा, प्रैक्टिस से तैयार होगा। तो इट इज़ यूज्ड at the end of a sentence. While using in a sentence, it denotes that the sentences had given complete meaning. complete meaning पर स्ट्रेस कीजिए आप। यहाँ पर complete meaning पे आपको स्ट्रेस करना है, complete meaning। और बताइए क्या होगा। कंप्लीट मीनिंग पर जब हम स्ट्रेस करते हैं तो हमें समझ में आता है हम बात कर रहे हैं फुल स्टॉप की। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो फुल स्टॉप हो जाएगा। ये जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है किस पर अप्लाई होता है, ये फुल स्टॉप पर अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिवोल्टेड अगेंस्ट गॉडीनेस एंड इंसेन फ्रेजोलॉजी। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने विरोध किया गॉडीनेस का, इंसेन फ्रेजोलॉजी का। एम्प्लॉयड इन 18th सेंचुरी पोएट्री द ऑगस्टन एज रिप्रेजेंटेड बाय अलेक्जेंडर पोप। मतलब जो ये अलेक्जेंडर पोप के रिप्रेजेंटेशन में गॉडीनेस और इंसेन फ्रेजोलॉजी का यूज किया जा रहा था, उसके खिलाफ रिवोल्ट किसने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 और सॉरी इन यहाँ पर इंसेन नहीं होगा, मैं आपको इंसेन पढ़ रहा था। ओके, वेरी गुड, थैंक्स फॉर टेलिंग मी। Who revolted against gaudiness and inane phraseology. Okay, insane नहीं है, I was pronouncing it as insane. It is inane. Okay, inane का मतलब क्या होता है? inane का मतलब होता है निरर्थक। Okay, जो चीज़ without any meaning हो, that will be called inane. Okay, who revolted against gaudiness and inane phraseology employed in 18th century poetry द ऑगस्टन एज रिप्रेजेंटेड बाय अलेक्जेंडर पोप। तो अलेक्जेंडर पोप के नेतृत्व में 18वीं शताब्दी में जो गॉडीनेस और इनेन फ्रेजोलॉजी का इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ किसने क्रांति कर दी, उसके खिलाफ किसने बगावत कर दी। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो यहाँ पर बी सही होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने बगावत की और सिंपल लैंग्वेज को उन्होंने प्रीफर किया। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है फ्लोरेसेंट का, ये स्पेलिंग को भी आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में बी सही होगा। फ्लोरेसेंट FLUORESCENT, जो चीज़ बहुत ब्राइट हो या ब्राइटली जले उसे फ्लोरेसेंट कहते हैं। ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। डोंट डू एनी मोर वर्क अंटिल यू हैव हैड अ रेस्ट, हर मदर एडवाइज्ड हर। अब इसको आपको इनडायरेक्ट में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शंस को पढ़िए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो आप चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको बी ऑप्शन सबसे सटीक लगेगा। हर मदर एडवाइज्ड हर नॉट टू डू एनी मोर वर्क अंटिल सी हैड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हैव हैड है। जब इसका इनडायरेक्ट बनेगा तो ये हैव भी हैड में तब्दील हो जाएगा और रेस्ट। ध्यान में रखिएगा, ये देखिए, डू नॉट डू एनी मोर वर्क अंटिल यू हैव हैड अ रेस्ट, हर मदर एडवाइज्ड है। यहां पर देखिए यहां पर किस तरह का ये सारी चीजें दिया हुआ, किस तरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है। हर मदर एडवाइज्ड हर, ओके, नॉट टू डू एनी मोर वर्क अंटिल सी हैड रेस्ट। कैसे सारी चीज़ें चेंज की गई हैं दिया हुआ है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने ढंग से इसको देख लीजिए। व्हाट इज मेंट बाय डेन्यूमोंग? द एंड ऑफ अ रोमांस, द एंडिंग ऑफ अ कॉमेडी, द एंडिंग ऑफ अ ट्रेजेडी, द एंडिंग ऑफ अ फार्स। क्या होगा ये? क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में एंडिंग ऑफ अ कॉमेडी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, जैसा कि आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा। Next question, it may be safely affirmed that there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. These lines are from, कहाँ से ली गई हैं लाइनें? An Apology for Poetry, Philip Sidney. Preface to Lyrical Ballads, William Wordsworth. Poetics, Aristotle. On the Sublime, Cassius Longinus. किसका होगा ये आपको बताना है।
ओके वॉट एवर, बहुत सारे लोग लॉन्जाइनस प्रोनाउंस करते हैं और वही शायद सही भी है। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर बी होगा, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ। ये लाइनें जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा बोली गई हैं अबाउट पोइट्री। इट मे बी सेफली अफर्म दैट देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मीट्रिकल कंपोजिशन। तो ये कहाँ से, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ, यहाँ से लाइनें ली गई हैं। फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले में रहने का जो डर होता है, जो खौफ होता है, जो एक तरह से फोबिया होता है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 19। तो ये ऑटोफोबिया इज द राइट आंसर। अटेलोफोबिया, फियर ऑफ इम्परफेक्शन। बोटानोफोबिया, फियर ऑफ प्लांट्स। क्रोमोफोबिया, फियर ऑफ कलर्स। ध्यान में रखिएगा ये चीज़ें। ऑटेलोफोबिया भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बोटेनोफोबिया, फियर ऑफ प्लांट्स। क्रेमोफोबिया, फियर ऑफ कलर्स। हियरिंग द न्यूज ही जम्प्ड अप इन एक्सटैसी, एंटोनिम बताना। एक्सटैसी का एंटोनिम क्या होगा? एक्सटैसी इज अ काइंड ऑफ ब्लिस, एक सर्वोच्च सुख की अवस्था हो गई एक्सटैसी, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? माइजरली, बीटिट्यूड, एक्साल्टेशन, रैप्चर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में ये माइजरली तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मिजरी होगा। ओके, मिजरी ही लिखा हुआ है। इट इज़ नॉट माइजरली, इट इज़ मिजरी। जो भी मिस्टेक हो रही हैं, कई बार हो जाती हैं, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, स्लिप ऑफ टंग। एक्सटैसी, a state of extreme happiness, especially when feeling pleasure. She threw her head back as if in ecstasy. Misery, misery great physical or mental pain. Synonym distress हो जाएगा। Fame brought her nothing but misery. Question number 21, the error of interpreting a literary work by referring to evidence outside of itself, such as the design and purpose of the author, is called. जो किसी भी लिटरेरी वर्क के इंटरप्रिटेशन में जो एरर होती है, खासकर वो एरर कब होती है कि जब हम उस टेक्स्ट के बाहर का कोई एक तलाशने की कोशिश करते हैं, सच एज द डिज़ाइन एंड पर्पस। आप ये कहते हैं कि नहीं, इस बुक को लिखने का उद्देश्य बहुत अच्छा है इसलिए ये बुक अच्छी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, तो वहाँ पर ये एरर होती है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 21 में यहाँ बी सही होगा। इंटेंशनल फैलेसी की हम बात कर रहे हैं। करेक्ट द ऑर्डर ऑफ सेंटेंस। टू अंडरस्टैंड टू मेनी पीपल थ्रेटनिंग एंड गिवन इवन इम्पॉसिबल ग्रामर अपीयर्स। अब इसमें क्रम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में दूसरा जो ऑप्शन, इसको देखिए, डी को पहले पे रखिए, ग्रामर अपीयर्स सी को बाद में रखिए, थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल ये दूसरे नंबर पर रख दीजिए, टू अंडरस्टैंड तीसरे नंबर पे, टू मेनी पीपल चौथे नंबर पे। ओके इन गैसवर्दीज क्वालिटी द प्रोटैगनिस्ट मिस्टर गेस्लर डाइड ऑफ। किस चीज़ से मृत्यु होती है गेस्लर की, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो हीरो होता है? क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो यहाँ बी सही होगा। स्लो स्टारवेशन से, धीरे धीरे वो भुखमरी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। What is the sound produced by lambs called? लैम्स के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब देना है तो ब्लीट होता है, ध्यान में रखिएगा। One who is determined to exact full vengeance for wrong done to him. जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प है कि उसके साथ जो गलत किया गया है वो बदला उसका लेगा, बदला करने के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्ति, क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें अगर तो यहाँ पर विंडिक्टिव हो जाएगा। विंडिक्टिव मतलब उसके मन में बदले की भावना है, बहुत विंडिक्टिव है। Let's come to the question number 26. It is used to join two independent clauses or two complete thoughts that could stand alone as complete sentence. Question number 26. Again, this question is from punctuation. Question number 26 का जवाब दीजिए तो यहाँ पर सी हो जाएगा। सेमी कॉलन की हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि इसमें क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है
टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए एंड टू कंप्लीट थॉट्स को ज्वाइन करने के लिए दैट कुड स्टैंड अलोन, जो अकेले भी आप रखिए तो अपने आप में स्वतंत्र होंगे, वहाँ पर सेमीकोलन का यूज किया जाता है। चेंज द वॉइस, लुक एट द पोल रिजल्ट्स, डू दे इंस्पायर होप। इसमें देखिए क्या होगा, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट, इज होप इंस्पायर्ड बाय देम, ये सही होगा यहाँ पर। द गिवन सेंटेंस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्टिव वॉइस। रूल टू मेक एक्टिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस टू पैसिव वॉइस, पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ओके, लुक एट द पोल रिजल्ट्स, डू दे इंस्पायर होप, इसको हमने ऐसे किया, लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट, इज होप इंस्पायर्ड बाय देम, आई होप इट इज लाउड एंड क्लियर। हु रिफर्स टू वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन, वर्ड्सवर्थ को किसने एवर एंड्यूरिंग मैन बोला, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में इट इज अटर्ड बाय, इट इज सेड बाय कॉलरेज। I felt that it was a tall order to expect Moni to go home alone at 12 in the night. What do you mean by tall order? If order is tall order, what do you mean? Question number 29 की बात करें तो यहाँ पर too much is the right answer. कि ये बहुत टू मच हो जाएगा मोनी से एक्सपेक्ट करना कि वो अकेले घर से जाए, ओके, मिडनाइट में 12 बजे। Next question is, it is self-contradictory sentence which seems false but can make sense when it is observed. आत्मविरोधाभासी है, देखने में फाल्स लगेगा, लेकिन जब ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तब उसमें लगेगा कि नहीं, इसमें बहुत ही एक सूक्ष्म सत्य इसमें समाहित है। तो अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो यहाँ पर पैराडॉक्स या एपिग्राम की विशेषताएं हो जाएंगी जो कि यहाँ मेंशन है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे, आज रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत किया मैंने, और इन 30 के 30 क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिएगा, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। और दोस्तों अगेन हमारा टेलीग्राम चैनल, जाके टेलीग्राम पर @वसु टाइप कीजिए और द वॉरियर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, खासकर शेयर करिएगा दोस्तों में जो लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट इन सारे एग्जाम्स की, एनवीएस, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं। प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू अ वेरी गुड नाइट।